हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आपके अपने चैनल फ्री नॉलेज बाय महेंद्र सर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स और मैथ की क्लास देंगे। हम आ चुके हैं अपने पहली क्लास मैथ, क्लास 12 की मैथ लेकर आ चुके हैं और इसमें आपको संबंध एवं फलन पढ़ाएंगे। संबंध एवं फलन पहला चैप्टर क्लास 12 का है, जिसमें हम आपको संबंध एवं फलन के टॉपिकों को आज चर्चा करेंगे। लेकिन संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले हम बता दे रहे हैं, आपको समुच्चय की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको समुच्चय की बेसिक जानकारी हो जाएगी तभी आपको ये संबंध एवं फलन चैप्टर आपको ढंग से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहले हम संबंध एवं फलन को पढ़ूंगा, फिर संबंध एवं फलन के वो क्वेश्चन की हम चर्चा करूंगा जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे और आ चुके हैं। चलिए हम पहली बात कर लेते हैं समुच्चय की, क्योंकि समुच्चय की जानकारी होगी तभी आपको संबंध एवं फलन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय यानी सेट। तो ध्यान दीजिए, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का अगर मैं अपनी भाषा में अर्थ निकालूं तो समुच्चय कुछ नहीं है। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के समूह को, वस्तुओं के समूह को, संख्याओं के समूह को, स्थानों के नामों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। लेकिन ऐसे समूह जो सुपरिभाषित हों, ऐसी संख्याओं के समूह। ध्यान दीजिए, समुच्चय एक तरह से समूह होता है। वो संख्याओं का समूह हो सकता है, व्यक्तियों के नामों का हो सकता है, जानवरों के नामों का हो सकता है, या स्थानों के नामों का हो सकता है। लेकिन ऐसे समूह जो वेल डिफाइंड हो, अर्थात सुपरिभाषित हो। अब ये सर, ये वर्ड क्या है? सुपरिभाषित का मतलब सभी समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय हम उन्हें कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का अर्थ समझिए। सुपरिभाषित का मतलब होता है जैसे मैं कोई एक समूह दूं और उस समूह का जो आंसर है वो सारे व्यक्ति एक ही दें। जैसे मैं एक क्लास में गया, मान लो आपकी क्लास में मैं आ जाऊं और मैं पूछूं कि ये बताइए कि आप प्राकृतिक संख्याओं को बताइए, तो यहां पे हमने एक समूह की बात किया ना। प्राकृतिक संख्या एक तो होती नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बहुत समूह होती है। प्राकृतिक संख्या में बहुत सारी संख्या आती है। तो मैं जब प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछूंगा, अर्थात ऐसे समूह के बारे में पूछा जिसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 इस तरह बताएंगे। और दूसरे पूछूंगा तब भी ये भी बताएगा यही। तो यहां पर ये जो समूह कैसा है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो ये समुच्चय है, अर्थात ये समूह को हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय क्या होता है समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैं पूछूं तो जो बताने का मापदंड है वो एक ही हो, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। एक बात आती है कि सर समुच्चय को, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलिए 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को बताइए, तो आप क्या करते हैं? इस तरह लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं इसको 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं पूरा संपूर्ण संख्या पढ़ूंगा। और संपूर्ण संख्या क्या पढ़ूंगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह पढ़ूंगा। तो ये जो लिखने का तरीका है समूह को, ये गलत है। समुच्चय क्या कहता है? समुच्चय क्या कहता है कि इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, कहता कि इसके जो तरीके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसी भी समूह को लिखने के जो तरीके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। देखिए, यानी समूहों को लिखने का 2 तरीका होता है, आपको मैं बता चुका हूं। वो समूह क्या मतलब, समूह को ही हम समुच्चय बोलते हैं। और हां, एक बात और सुन लीजिए, यहां संग्रह भी इसको कहते हैं, समूह। ठीक है, संग्रह, समूह, ये सब क्या है? समुच्चय के ही अर्थ हैं। समुच्चय के क्या है? अर्थ हैं। समुच्चय समूह को कहते हैं, संग्रह, ठीक है, ये सब क्या है? समुच्चय के ही अपनी भाषा में ये नाम है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। समुच्चय, समुच्चय हम बता चुके हैं क्या होता है। समुच्चय किसी संग्रह समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, अब समूह को लिखने का भी तरीका 2 प्रकार से होता है। अर्थात कहें तो समुच्चय को लिखने के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जो मेन है। नंबर 1, तालिका विधि। तालिका विधि कौन सी विधि? तालिका विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर। रोस्टर मेथड। ये रोस्टर मेथड क्या है? देखिए, रोस्टर मेथड में क्या होता है, कोई भी अगर मुझे समूह दिया जाएगा तो उस समूह को सबसे पहले हम एक अल्फाबेट कोई ले लेंगे, अल्फाबेट का कोई वर्ड ले लेंगे और अल्फाबेट से उस समूह को लिखेंगे।
और जो समूह में जितने भी नंबर दिए हैं, अगर नंबर होगा तो नंबर की बात करूंगा, नाम दिया होगा तो नाम, तो जितने भी नंबर दिए हैं उनको हम लिखेंगे कामा लगा लगा के, और फिर उसको एक मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे उस समूह को। ध्यान दीजिए, दिए गए समूह को हम कैसे लिखेंगे, उनके अवयवों को कामा लगा लगा के और एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला हमने समूह दिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या एक समूह है, और इस समूह को कैसे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप बता दे रहे हैं हमें कि प्राकृतिक संख्या जहां भी आएगा, प्राकृतिक संख्या का समूह जहां भी आएगा, आप उसको कैपिटल एन से लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, एक मंझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा लगा के लिखेंगे। तो ये आपका क्या है, तालिका विधि है प्राकृतिक संख्याओं का। किसका है, प्राकृतिक संख्या, यहां पे लिख चुका हूं। अब हम बात करेंगे, दूसरा एक समूह दे रहा हूं, उसको कैसे लिखेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पूर्णांक संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वो भिन्नात्मक संख्या नहीं होती। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती जो भिन्नात्मक न हो, और ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्या में 0 से लेकर सभी प्लस वाली भी संख्याएं होंगी और सभी निगेटिव वाली भी संख्या होंगी, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सबको मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, पूर्णांक संख्या का। तो पूर्णांक संख्या को लेकिन लिखते कैसे हैं, हमने बताया कि एक समूह होता है, समूह को किसी न किसी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, आई से या जेड से। पूर्णांक संख्या को आई या जेड लिखते हैं, बहुत जरूरत पड़ेगी इन संकेतों का, संबंध एवं फलन में ये सारे संकेत यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहां पे आई लिखा हो या जेड लिखा हो, समझ जाना वो पूर्णांक संख्या को बता रहा है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या का जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लूंगा, 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, -1, -2 और डॉट 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 माइनस अनंत, यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू ले सकता हूं, जितना भी दिमाग में आ जाए सब निगेटिव ले सकता हूं, लेकिन भिन्नात्मक नहीं। अब इधर 1, 2 और 3 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस अनंत, ये हम संख्याएं, इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं। एक और संख्या होती है जो यूज हो गई, बाकी बहुत सी सारी संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम वो संख्याएं की चर्चा करेंगे जो आपके संबंध एवं फलन में जो संख्याएं यूज होती हैं। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या की, इसकी बात करूंगा मैं, वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो आपके दिमाग में जितनी भी संख्या बन जाए वो सब के सब वास्तविक संख्या, लेकिन किन संख्याओं को छोड़कर, रूट के अंदर यदि माइनस आ रहा, रूट के अंदर यदि माइनस आ रहा, जैसे -2, -3, -1, ये सारी संख्याएं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं। ये दुनिया में आपको ये वैल्यू आप किसी को नहीं देखा होगा कि निकालते हुए, क्योंकि √2 की वैल्यू कोई आज तक नहीं निकाल पाया, -√3 की वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया, इसलिए ये संख्याएं काल्पनिक है, केवल लिखी जा सकती है, लेकिन इनकी वैल्यू की अगर बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसी संख्या काल्पनिक हो गई। बाकी दिमाग पे आपकी जितनी भी संख्या बन जाती हैं, वो चाहे निगेटिव हो, चाहे वो भिन्नात्मक हो अर्थात बटे में लिखी हो, उस सब के सब निगेटिव, पॉजिटिव, भिन्नात्मक सारी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समूह को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। और हम लिख दे रहा हूं, जैसे मैं मान लिया जैसे 0, -1/2, 1/2, कोई भी आपके दिमाग में संख्या आ जाए, सब के सब वास्तविक संख्या। लेकिन कौन सी वास्तविक संख्या नहीं होंगी, वे संख्याएं होंगी जिनके अंदर रूट के अंदर माइनस होगा। बाकी सब के सब क्या है, आपकी वास्तविक संख्या। किसी ने कहा सर 5, हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या, सर -5 बिल्कुल वास्तविक संख्या। तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, भिन्नात्मक हो, सारी संख्या क्या होती है आपकी। अब बात आती है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा वास्तविक संख्या, तो बहुत सारी संख्या, यानी माइनस अनंत से लेकर सभी अनंत तक, ये होते रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब यहां पर इस तरह, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाए, वो भिन्नात्मक हो, कोई भी संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्नात्मक हो, सब के सब, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जितनी भी दिमाग में आपके आ जाए संख्या, सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मैंने यहां पर वास्तविक संख्या की चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि, समुच्चय की दूसरी विधि। समुच्चय को लिखने की एक दूसरी भी विधि होती है जिसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि।
कौन सी विधि? समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय अर्थात किसी भी समूह को लिखने का दूसरा तरीका होता है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। ये सेट बिल्डर मेथड क्या है, ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में आपने इसके पहले जो लिखा था तालिका विधि, समूह को किस विधि में लिखा था? तालिका विधि में। अब उसी समूह को हम लिखने जा रहे हैं, दिए गए समूह को, जैसे प्राकृतिक संख्या लेंगे या कोई अपनी तरफ से कोई एक समूह ले लेते हैं और उस समूह को हम पहले लिखेंगे तालिका विधि में, उस समूह को लिखेंगे, लेकिन मुझे बनाना क्या है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखना उसको। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कोई एक समुच्चय ले लिया, अर्थात एक कोई समूह हमने ले लिया, हमने कहा 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 और 5, ये आपकी क्या है? 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या है। और ये हमने जो मेथड में लिखा, ये कौन सा मेथड है आपका? ये आपका कौन सा मेथड? ये आपका है, बोलो जल्दी, कौन सा मेथड है? ये आपकी तालिका विधि है, रोस्टर मेथड है। हम इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? सारी चीजें ध्यान देती जाए। संबंध एवं फलन में आपका यूज होने वाले टॉपिक है। फर्जी यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपके संबंध एवं फलन में यूज होने वाले, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए आप। अब ध्यान दीजिए, ये समूह को लिखने की दूसरी विधि था, समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि है। अब इसको मैं किस विधि में बना दे रहा था? सेट बिल्डर मेथड। और है ये किस विधि में? ये आपका रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चलो कैपिटल N बराबर ले लेंगे और इस मेथड में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर मेथड में चेंज करने के लिए अर्थात तालिका विधि को समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करने के लिए एक काम करते हैं, जितनी भी समूह में संख्याएं दी हैं, ये समूह में जितनी भी संख्याएं दी हैं, अर्थात ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं समुच्चय के अंदर, ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, इनको मैं x मान लेता हूं, सभी संख्याओं को x मान लेता हूं और उस x के बारे में हम लिख देता हूं। पहले मैं सारी संख्याओं को x मानता हूं और फिर x के बारे में लिख देता हूं बगल में कि x तुम कौन हो और कहां तक हो, कहां से आए हो, वो सारी चीजें हम बगल में लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को x मान लेते हैं और इसके जस्ट बगल में x आगे लिखेंगे और इसके जस्ट बगल में एक प्रतीक चिन्ह लगाएंगे, अभी बताएंगे उसका मतलब क्या है। और वो प्रतीक चिन्ह लगाने के बाद हम उस x के बारे में बता दें कि x तुम हो कौन और कौन हो और कहां से आए हो, ठीक है, सारी चीजें हम उसके बारे में लिख देते हैं। अर्थ यही निकलेगा। चलिए हम क्या करते हैं, सारी संख्याओं को x मान लिया, फिर एक प्रतीक चिन्ह लगाते हैं सच डैट, डबल बिंदी लगा दीजिए ऊपर नीचे, या ऐसा भी कहीं कहीं होगा आपकी कुछ बुकों में इस तरह लिखा होगा, तो इसको हम सच डैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच डैट। चलो हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, ये भी और एक लाइन खींच दो तो सब सच डैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच डैट, जिसका अर्थ है इस प्रकार है, जिसका अर्थ है इस प्रकार है, यानी इस प्रतीक का अर्थ क्या है? इस प्रकार है, यानी x इस प्रकार है, ठीक है। तो अब बात आती है x के बारे में लिखेंगे। यहां पर x क्या है? जो x आपका है वो एक या एक से अधिक है, लेकिन 5 या 5 से कम है। 1 से अधिक या 1 है, 5 या 5 से कम है, यानी 1 से 5 तक है। देखो हमने सारी संख्याओं को x मान लिया और x के बारे में ये दिखा दिया, लेकिन 1 से 5 तक तो है, चलो x की वैल्यू, लेकिन यहां पर 1 से 5 तक में भिन्नात्मक संख्या तो भी हो सकता है, तो अभी अधूरा है, क्योंकि 1 से 5 तक हमने आपसे संख्या पूछा था, भिन्नात्मक संख्या तो बता सकते हैं, क्योंकि 1 5 के बीच 2.5 पड़ेगा, अर्थात 2.5 का मतलब 5/2 भी तो पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहां पर 5/2 नहीं, फेल हो जाएगी। मैं पूछूंगा 1 से 5 तक संख्या गिनाओ, तो 1 से 5 तक में तो भिन्नात्मक संख्या भी आ जाएंगी, इसलिए यहां भी अधूरा है। तो यहां लिख देंगे इस, यहां पर x बिलोंग टू कैपिटल N, x बिलोंग टू कैपिटल N, मतलब x की वैल्यू 1 से 5 तक लेंगे, वो भी कहां से? n के घर से। और आपको पता है n के घर में कोई भिन्नात्मक होती नहीं है, x की वैल्यू n के घर से लेंगे। सर ये प्रतीक एक नया आ गया है, ये बता रहा कि x संबंधित है n से, यानी x एक नया संकेत है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे।
एक्स संबंधित है एन से, मतलब एक्स जो है वो किसके घर से आता है, एन के घर से। अब एन के घर में हम कहां तक लेंगे, ये 1 से 5 तक लेंगे। तो ये है आपका समुच्चय लिखने की दूसरी विधि है। अब हम बात करेंगे समुच्चय के ये संकेत के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। तो 2 मेथड हो गए समुच्चय को लिखने का, अर्थात किसी समूह को लिखने के। अब हम बात करेंगे उस संकेत सिंबल के बारे में जो अभी हमने चर्चा किया यहां पे। ध्यान दीजिए, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है। क्या है, संबंधित है। ध्यान दीजिए, इसको, इस संकेत को एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन जिसका अर्थ है बिलोंग्स टू, अर्थात संबंधित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस वर्ड का यूज कहां करते हैं, जैसे इस वर्ड का यूज वहां करते हैं जहां पे हमें दिखाना है कि कोई भी अवयव उस समुच्चय, दिए गए समुच्चय के अंदर है या नहीं। इस बात को दिखाने के लिए हम इस संकेत का यूज करते हैं। जैसे कोई समुच्चय दिया होगा, उसका कोई एक अवयव मैं उठा लूं और मैं आपसे पूछिए उसके अंदर है कि नहीं। अगर है तो कैसे एक सिंबल दिखाएंगे, मैथमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे उस बात को कि है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने माना एक समुच्चय मान लिया, माना ए बराबर 1 2 3 4 5, ये आपका एक समुच्चय है। ये आपका क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब एक कोई नंबर है 1 से 5 तक का समूह है। समूह ही क्या कहलाता है, समुच्चय। तो हमने एक समुच्चय ले लिया और जिसको मैंने तालिका विधि में लिखा हूं अभी। अब मैंने एक बात आपसे पूछा, यहां पर 3, क्या 3, हमने आपसे पूछा क्या 3 दिए गए समुच्चय के अंदर है। अगर है तो आप इस तरह लिख देना। इसका अर्थ क्या है कि 3 संबंधित है ए से, यानी 3 किसके घर का अवयव है, ए के घर का अवयव है। समुच्चय ए के घर में है, अगर है तो ये सिंबल लगा देना। इसको पढ़ते क्या है, 3 संबंधित है ए से। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए इंग्लिश में पढ़ेंगे। चलो अब इसको रब करता हूं। अगर मान लो सर कोई संख्या इस ए के अंदर नहीं, तो इसके लिए कौन सा संकेत यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 6, क्या 6 इसके अंदर है, नहीं है। तो सर 6 तो इसके अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम ये संकेत लगा देंगे और इसको ऐसे फाड़ देंगे। बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे और इसको ऐसे फाड़ देंगे और यहां पर ए लिख देंगे। इसका मतलब क्या सर, ए संबंधित नहीं है, सॉरी 6 संबंधित नहीं है ए से, यानी ए के घर में 6 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 6 अर्थात 6 डज नॉट इक्वल टू, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 6 ए से संबंधित नहीं है। तो ये सिंबलों का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। एक सिंबल और यूज होता है यहां पर। बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये उल्टा ए बना रहता बुकों में, तो ये सर उल्टा ए का मतलब क्या होता है, उल्टा ए का अर्थ क्या होता है सर, इसका मतलब थोड़ा बता दो। ध्यान दीजिए, उल्टा ए नहीं है, इसको उल्टा ए मत पढ़ना। यहां उल्टा ए नहीं है, इसको पढ़ते हैं फार आल। क्या पढ़ते हैं, फार आल पढ़ते हैं इस सिंबल को। इसका अर्थ क्या सर, सभी के लिए। इसका मतलब है फार आल का मतलब क्या होगा, सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। अब सर ये संकेत कहां यूज करते हैं सर, अब ये संकेत कहां यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो हमने एक कोई समुच्चय ले लिया और उसको सेट बिल्डर मेथड में हमने उसको लिखा हूं। एक कोई समुच्चय है जिसको मैंने सेट बिल्डर मेथड में लिखा हूं, एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स की वैल्यू 2n है। एक्स की वैल्यू क्या है, 2n है, यानी x की जो वैल्यू है वो 2n से निकलेगी। और यहां n रखते जाइए, x का मान निकलता जाएगा। n का मान 1 लोगे तो x का मान 2 आ जाएगा, n का मान 2 लोगे x का मान 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2n से मिलेगी। और n के बारे में यहां दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए सर। n की वैल्यू लेते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, या कहां से लेंगे, n की वैल्यू क्या ले तो x का मान निकले। तो यहां बता रहा है, देखिए ये प्रतीक x का मान आप लेंगे, मान लो हमने प्राकृतिक संख्या ले लिया,
यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लिया, मान लो हमने प्राकृतिक संख्या ले लिया, क्या ले लिया, प्राकृतिक संख्या। यहाँ स्मॉल n क्या है, कैपिटल N है, यानी स्मॉल n की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कैपिटल N के घर में जाऊंगा, कैपिटल N के घर में जितने बैठे होंगे वो स्मॉल n की वैल्यू होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हम n की वैल्यू लेता जाऊंगा, x का मान मिलता जाएगा, क्योंकि एक x का मान अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो बताओ x का मान 2 आ जाएगा, 2 लूंगा n का मान, स्मॉल n का मान 2 लूंगा कैपिटल N के घर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 3 लूंगा 6। तो अच्छा यहाँ पर कितना लूंगा सर n का मान, ये बता रहा सर n का मान, तो भाई कैपिटल N के घर में तो सर बहुत सारी संख्या होती है, तो कहां तक लेंगे सर, भाई प्राकृतिक संख्या है तो बहुत सारी संख्या होती, तो सर कहां तक लेंगे n का मान, तो ये बता रहा है सभी ले लीजिए, जितना भी बैठा है कैपिटल N के घर में सब का सब n लेते जाइए और x का मान निकालते जाइए। तो ये प्रतीक बता रहा है। तो ये प्रतीक से देखो एकदम ये लाइन हमें बच गई कि यहां पे बहुत बड़ी लाइन लिखते सभी के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए x का मान निकालो। तो ये बात नहीं लिखने का एक संकेत बता रहा है कि यहां पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल N के घर में जाएंगे, सब का सब ले लेंगे, जितना बैठा हुआ है n में कैपिटल N में वो सब स्मॉल n है, सब यहां लेते जाएंगे और इसका मान निकालते जाएंगे। तो अब तक बेसिक बात हो गई समुच्चय की, लेकिन कुछ बातें और ध्यान देते हैं समुच्चय में। देखिए समुच्चय को कुछ बेसिक प्रकार की मैं बात कर लेता हूं, ठीक। सबसे पहले जो वो प्रकार की बात करूंगा जो क्लास 12 में यूज होंगे, सबसे पहले बात करूंगा उप समुच्चय की। समुच्चय के प्रकार की चर्चा करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उप समुच्चय क्या है। उप समुच्चय जिसको क्या कहते हैं, सबसेट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सबसेट। ये सबसेट क्या है सर, सबसेट, सबसेट का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं, ए व बी दिया गया है। कोई दो समुच्चय अर्थात दो समूह हैं ए और बी, ठीक है। और लेकिन इन समूहों में एक बात है, इन समूह में एक बात क्या है कि ए के सभी अवयव, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव, सभी अवयव बी में हो, बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो समुच्चय ए व बी, दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो एक समुच्चय है 1 2 और 3 4 और दूसरा समुच्चय है बी 1 2 3 4 5 6 ये है। तो यहां पर देखिए ए के जितने भी अवयव हैं बी में है कि नहीं, ए के सारे अवयव बी में है कि नहीं, बोलो जल्दी, ए के सारे अवयव बी में हैं। तो अगर ए के सारे अवयव यदि बी में है तो मैं कह सकता हूं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। लेकिन सर इस बात को लिखेंगे कैसे मैथमेटिक ढंग से, ये पूरी थ्योरी लिखेंगे क्या, इस तरह देखेंगे थ्योरी लिख देंगे ना, इसके लिए एक सिंबल है। अगर ए के सारे दो समुच्चय हैं और पहले वाले समुच्चय के सारे दूसरे में है तो इस बात को हम कहते हैं सबसेट, ए सबसेट है बी का। तो इसको कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, तो थ्योरी तो लिखेंगे नहीं कि हाँ चेक किया कि हाँ ये ए के सारे बी में है, थ्योरी लिख दिया ना। इसके लिए हम ये संकेत यूज करते हैं, ए सबसेट, ये है सबसेट का प्रतीक बी। अगर ए के सारे बी में है तो ये सिंबल लगा देंगे, ए के सारे बी में है, बी में अतिरिक्त हो चलेगा, बी में देखो अतिरिक्त है, लेकिन ए के सारे मिल गए तो आपको बी से कोई मतलब थोड़ी है, ए के सारे बी में हो तो हम कह देंगे ए सबसेट बी, यानी ए उपसमुच्चय बी। अब आगे बात करते हैं, बात समझ में आ गई सबसेट क्या है। चलो आगे अगली थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वही हम करवाएंगे। आता है समुच्चयों का, सबसे आगे बात करते हैं समुच्चयों का सारोनिष्ठ। समुच्चयों का सारोनिष्ठ, सारोनिष्ठ, सारोनिष्ठ
देखो समुच्चय का सारनिष्ठ क्या है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ध्यान दीजिए, समुच्चयों का सारनिष्ठ, समुच्चयों का सारनिष्ठ क्या है, इस बात को समझा जाए। जैसे मान लो हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं, क्या दो समुच्चय दिए गए, एग्जाम्पल समझेंगे। दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, ए और बी। अब ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और एक तीसरा समुच्चय ए और बी के अवयव से बनाया गया, यानी दो समूह दिए गए हैं ए बी, और इन ए और बी से एक ऐसा समूह बनाया गया है तीसरा जो दोनों से कॉमन हो, यानी जो तीसरा समुच्चय है उसमें जो बैठे हो ए के और बी के कॉमन वाले अवयव बैठे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान दीजिए, यदि दो समुच्चय दिए गए, जैसे मान लो ए की वैल्यू 2 3 4 ये दी गई है, समुच्चय बी दिया गया है 3 4 5 6 ये दिया गया है, और ए और बी से एक हमने ऐसा समुच्चय बना लिया। लेकिन अब इसको बनाया तो उसको क्या लिखेंगे, जो दोनों का कॉमन है उसको हम क्या लिखते हैं, ये प्रतीक लगाकर लिखते हैं। ये क्या है, ए और बी के जो कॉमन वाले अवयव हों उनको हम इस तरह लिखेंगे, और इसे ही हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन वाले अवयव। देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 3 इसमें भी है, 3 लिख लीजिए, 4 इसमें लिख लीजिए 4। तो ये आपका हो गया क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझ में आया कि दो समुच्चय हो ए और बी, ये उनके वे अवयव जो कॉमन हो, उन अवयव को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन वाले समुच्चय को हम क्या कहते हैं, ए और बी के कॉमन अवयव से बने समुच्चय को इंटरसेक्शन समुच्चय कहते हैं, और इसको इस तरह लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बात आती है अगले थ्योरी की ओर। अगली थ्योरी हमारी है समुच्चयों का संघ। क्या है, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ। अगली हेडिंग है समुच्चयों का संघ। यूनियन, ध्यान दीजिए, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट। समुच्चयों का संघ क्या होता है, बहुत इजी है समुच्चयों का संघ। ध्यान दीजिए, जैसे दो समुच्चय आपके ए और बी दिए हो, और ए और बी के समुच्चयों का संघ क्या होता है, दो समुच्चय दिए अर्थात दो समूह दिए हैं, उन समूहों से एक ऐसा हमने समूह बना लिया जिसमें ए के भी सारे अवयव हो और बी के भी अवयव हो, यानी ए और बी के सम्मिलित समुच्चय को, ए और बी से बने सम्मिलित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, यूनियन समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी समुच्चयों का संघ समुच्चय उसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हमारे पास ए दिया गया है 1 और 2 3 4 ये दिया गया है, और बी बराबर दिया है 3 5 6 और 7 ये दिया है। अब यूनियन क्या होता है, ए और बी दोनों के कॉमन को, ध्यान दीजिए, दोनों के कॉमन वाले समुच्चय को हम क्या, ए और बी, सॉरी कॉमन नहीं, यहाँ पे दो ए और बी के सम्मिलित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, यूनियन। यानी क्या ऐसा भी कह सकते हैं, आप ए और बी के अवयव को लिखते जाइए, कोई दोबारा ना आए और कोई छूटने ना पाए, तो ए और बी के सम्मिलित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, यूनियन। 1 2 3 4 5, 3 देखो इसमें था, एक बार लिख चुका हूं, मत लिखिए, 4 5 6 7। देखिए यहां पर एक ऐसा समुच्चय बन चुका जो ए और बी का सम्मिलित है, ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव इसमें है कि नहीं। तो ऐसे समुच्चय को क्या, जिसमें ए के भी अवयव हो बी के अवयव हो, ऐसे समुच्चय के समूह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय समूह को हम क्या कहेंगे, दो समुच्चय ए और बी दिए हो और दोनों के सम्मिलित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, यूनियन कहते हैं, जिसको हम इस संकेत से लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए और बी के सारे अवयव यहां बैठे हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। देखिए हम बात कर चुके हैं समुच्चय के सभी प्रकारों के बारे में, अब हम बात करेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन।
क्योंकि कार्तीय गुणन आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको कार्तीय गुणन आपके समझ में आएगा तभी आपको संबंध समझ में आएगा। चलिए, कार्तीय गुणन क्या है? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखिए, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? जैसे मान लो आपको दो समुच्चय दिए गए हैं, हाँ बस यहां पे दो ही समुच्चय में काम चलेगा हर जगह, ठीक। सारी थ्योरियां दो समुच्चय पर आधारित है। दो समुच्चय आपको दिए गए हैं। जैसे मान लो ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2 और 3, और बी बराबर दिया गया है ए बी सी, ये दिया गया है। या थोड़ा कम कर लो, चलो अच्छा ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 ले लिया हमने अवयव, इसमें भी 3 अवयव बी में ले लिया। मान लो आपके पास दो समुच्चय हैं, जिसमें एक समुच्चय है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय ए बी सी। अब ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या है? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। बिल्कुल इजी है कार्तीय गुणन क्या। ध्यान दीजिए, ए और बी, समुच्चय ए और बी, दो समूह है आपके पास, एक समूह ए है और एक समूह बी है। इनमें युग्म बनाते जाइए, इन दोनों समुच्चय के अवयव से युग्म बनाते जाइए, अर्थात इन दोनों समुच्चय के संख्याओं से आप जोड़ा बनाते जाइए, और जितने जोड़े बन जाएं अलग अलग, इन सभी जोड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। हमने क्या कहा? ए और बी दो समुच्चयों के अवयव के पास जाइए और एक युग्म के रूप में इनको लिखते जाइए, एक युग्म के रूप में इनको लिखते जाइए। तो जितने भी युग्म अलग अलग बन जाएं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कार्तीय गुणन। जैसे अब कार्तीय गुणन को लिखा जाता है क्रॉस, यहां बीच में लगा देते हैं क्रॉस, यहां गुणा क्रॉस लगाए। गुणा मतलब नहीं है गुणा कि इससे गुणा कराओ ना, कार्तीय गुणन का संकेत है कि ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्तीय गुणन क्या होता है? ध्यान दीजिए, ए और बी के कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ए और बी का कार्तीय गुणन, ए और बी का कार्तीय गुणन। चलिए करता हूं, कार्तीय गुणन क्या होता है? परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि ए और बी में जितने अलग अलग संख्याओं की युग्म बन जाए, जैसे हमने एक का ए से, एक का बी से, एक का बी से और एक का सी से। अब आते ये दो उठा लीजिए, 2A 2B 2C। अब 3 बचा, 3 का संबंध बना लीजिए सबसे, 3A 3B 3C। तो ध्यान दीजिए, ये हैं आपके ए और बी के अवयव से बनने वाले युग्म। सभी युग्मों को हमने क्या लिख लिया? एक तालिका विधि में लिख लिया। तो इन समूहों को हम क्या कहते हैं? ए और बी के अवयव से बने युग्मों को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। और कार्तीय गुणन में आने वाले जितने भी जोड़े हैं, कार्तीय गुणन में आने वाले जितने युग्म हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, इनको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं इन युग्मों को? क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इन युग्मों को क्रमित युग्म कहा जाता है। तो यहां तक कार्तीय गुणन आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब कार्तीय गुणन की बात हम बात करते हैं आगे। अब आ जाते हैं, हमने बताया कि आपको समुच्चय की बेसिक जानकारी बता दिया, कार्तीय गुणन बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन की। किसकी बात करेंगे? संबंध एवं फलन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संबंध। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संबंध। इसको रब करें, चलिए। तो आपको पता है कि संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? आपका संबंध होता है। क्या होता है? संबंध पढ़ना होता है। फिर हम पढ़ेंगे फलन के बारे में। किसके बारे में? संबंध के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन। फिर इसके बाद फलन के बारे में पढ़ेंगे, संबंध एवं फलन। तो पहले हम संबंध के बारे में, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फलन के बारे में। रिलेशन,
रिलेशन। क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस। तो ध्यान दीजिए संबंध क्या है, संबंध क्या है। देखिए संबंध कुछ नहीं है। आपने दो समुच्चय का कार्तीय गुणन पढ़ा था? जी सर पढ़े थे। एग्जाम्पल क्या था? 1 2 और 3। बी में क्या था? ए बी सी। आप कार्तीय गुणन पढ़े हैं? बस कार्तीय गुणन को आपने सीखा है तो संबंध समझ में आ जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणन। ए और बी का क्या? कार्तीय गुणन। क्या होगा जल्दी देखो। एक का एक, पहले ए के सारे युग्म बना डालो, एस को लेकर, एक को लेकर सारे युग्म बना दो। 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। तो ये आपके क्या आ गए हैं? ये आपके आ गए हैं क्या? कार्तीय गुणन है। ये क्या आपका? कार्तीय गुणन। अब संबंध क्या होता है? ध्यान दीजिए संबंध क्या होता है कि जैसे दो समुच्चयों का हमें कार्तीय गुणन पता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पता, तो दो संबंध क्या होता है? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के सभी उप समुच्चयों को, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों को, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों को संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। हमने क्या कहा? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों को क्या कहते हैं? संबंध। देखिए यहां संबंध ही तो है। देखो एक का ए से, एक का बी से, एक का सी से, दो का ए से, दो का बी से, दो का सी से भी संबंध हो सकता है, 3 का ए से भी हो सकता है, 3 का बी से हो सकता है, 3 का सी। तो संबंध ही तो है। तो संबंध हमेशा युग में दो लोगों में बनता है। यहां है तो युग, यहां युग्म आपने क्रमित युग में पढ़ा, कार्तीय गुणन में युग्मों को पढ़ा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर संबंध क्या होता है? जैसे दो समूह दिए गए हैं, अर्थात दो समुच्चय दिए गए हैं, उनका कार्तीय गुणन आपने लिख लिया, और कार्तीय गुणन में यहां पर जितने भी युग्म लिखे वो सब संबंध है। अब एक कार्तीय गुणन ए और बी में कितने भी संबंध बन सकते हैं, अर्थात एक रात बी आप लिख दिया मैंने ये, अब इनसे कितने भी संबंध बन सकते हैं, जितना चाहो बना लो। यहां पे एक, हम देखिए यहां पे पहला संबंध मान लो हमने ले लिया, पहला संबंध ले लिया 1 कामा ए, 1 कामा बी। ये भी संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि हमने अभी बताया संबंध क्या होता है। संबंध आर से लिखते हैं, और ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। मतलब ए क्रॉस बी के पास जाइए और कुछ अवयव, कुछ युग्मों को उठा लीजिए, पूरा उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उपसमुच्चय क्या होता है? कुछ अवयव को उठा लीजिए। कहां से? एक रात बी से। उन अवयवों को हम क्या कहेंगे? एक रात बी के कुछ अवयव या सभी अवयव को हम क्या कहेंगे? संबंध। जैसे एक रात बी के अंदर गए, हमने दो युग्म उठाए, ये संबंध है। क्यों? क्योंकि यहां एक रात बी के अंदर वो है। संबंध क्या होता है? एक रात बी के युग्मों को, कुछ या सभी युग्मों को हम क्या कहते हैं? संबंध। जैसे कोई कहा सर हम एक संबंध बनाना चाहते हैं, तो देखो और संबंध बना सकते हैं। तो 1 कामा सी उसने ले लिया, 2 कामा ए ले लिया, 2 कामा सी ले लिया, और 3 कामा बी ले लिया। कहा सर हम इतने लोगों को लेंगे। हाँ ये भी संबंध है। क्यों? क्योंकि ये जो युग्म है ना, वो एक रात बी के उपसमुच्चय है कि नहीं है? मतलब इसके सारे हो इसमें है कि नहीं है? उस समुच्चय पढ़ चुके हो कि इधर के सारे हो इसमें हो, इधर के सारे अवयव इसमें हो, अर्थात आर क्या होगा? एक रात बी के अवयव के घर का होगा। तो यहां पर ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। सर और ले लीजिए, सर पूरा ले लीजिए। हाँ बिल्कुल ले सकते पूरा। तो यहां एक रात बी के कुछ या सारे अवयवों के समूहों को, एक रात बी के कुछ अवयव
कुछ युग्म या सारी युग्मों को हम क्या कहते हैं, संबंध। तो मतलब एक राज बी से कितने संबंध बन सकते हैं, बहुत सारे। अभी हम बताएंगे, ए और बी दिया रहेगा और कुल संबंधों की संख्या आपको निकालना वहां हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। अभी हम बात करेंगे अलग, ठीक है। अभी हम संबंधों की संख्या निकालने का बताएंगे कि ए बी का, ए और बी दो समूह हैं, अर्थात दो समुच्चय, इनसे कितने संबंध बनेंगे वो एक फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक। बहुत सारे संबंध बनेंगे, ठीक है। एक एक ले सकते हो, सिंगल सिंगल ले सकते हो, दो दो ले सकते हो, तीन तीन ले सकते हो, यहाँ पे ढेर सारे संबंध बनेंगे। चलिए इसको रब करता हूं। तो संबंध समझ में आ गया, बोलो, संबंध समझ में आ गया। अब बात करते हैं, चलिए अब स्टार्ट हो जाता है क्लास 12 का टॉपिक जो यूज होने वाले हैं, संबंधों का प्रकार। क्या, संबंधों का प्रकार। तो आप यहां पे संबंधों का प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि संबंध को भी कई तरीकों से लिखा जाता है। संबंध को भी कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपने समुच्चय था, समूह को, कोई संख्या था, उसको आपने दो तरीके से लिखा था, तालिका विधि और समुच्चय निर्माण विधि, अर्थात रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इसी तरह संबंध के समूहों को भी तीन तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वो कैसे, आइए। संबंध को निरूपण, अर्थात हम संबंध का निरूपण पहले पढ़ लेते, फिर संबंधों के प्रकार की चर्चा करेंगे। संबंध का निरूपण, देखिए संबंध का निरूपण कैसे करते हैं, अर्थात संबंध एक क्या होता है, एक रास बी के समूहों को हम क्या कहते हैं, एक रास बी, अर्थात ए और बी के क्रमित युग्मों के समूहों को हम संबंध कहते हैं। अब बात करते हैं संबंधों का निरूपण कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। नंबर एक रोस्टर विधि, नंबर एक क्या होता है, रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड। नंबर दो होता है निर्माण विधि, संबंध निर्माण विधि। नंबर तीन होता है तालिका विधि या तीर अरेख विधि बोलते हैं, तीर अरेख विधि, ठीक है, तीर अरेख विधि। तो अब तीर अरेख विधि, जैसे मैंने कोई आपको ले लिया, मान लो कोई हमने एक संबंध ले, मान लो हमने कोई दो समुच्चय ले लिया, ठीक है। तो मैं तीनों को समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, क्या है, दो समुच्चय। ए ले लिया हमने 1, 2 और 3, बी हमने ले लिया 4, 5 और 6, और मैं यहां इन दोनों में संबंध को हम कुछ एक लाइन से लिख दे रहा हूं, इन दोनों में संबंध का एक तरीका लिख दे रहा हूं कि किस प्रकार संबंधित तो वो लाइन लिख दे रहा हूं मैं। यहां पर हमने कोई एक संबंध लिया ए और बी के संख्याओं से, यहां इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब यह है कि एक संबंध है ए और बी के समूहों से बना हुआ है, अर्थात एक कोई संबंध आर है। संबंध आर हमेशा दो समूहों से बनता है, जो संबंध आर होता है वो दो समूहों से बनता था, दो समुच्चयों के घर से बनता है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है कि एक संबंध आर है जो ए और बी के परिवार से मिलकर बना है। और कैसे बना है, ए से बी का अंतर विषम है, यानी सारे युग्म नहीं लेंगे, यहां पे वो युग्म लेंगे अंतर जिनका क्या है, विषम है। यहां पर ए और बी के वो क्रमित युग्मों को लेंगे, कहे तो ए और बी के वे संख्या लेंगे जिनका अंतर करे तो क्या है, विषम है। इस प्रकार हम ए और बी ले रहे हैं, यानी ए और बी का संबंध ऐसे करवाएंगे, अगर अंतर करो तो विषम आ जाए तो वो हम संबंध लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो आइए इसको लिखा जाए, इस लाइन को। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, संबंध को हमेशा युग्म के रूप में लिखेंगे। चलिए आइए इनको हम घटाते हैं, इसके अवयव के इससे घटाते हैं, अगर विषम आएगा तो लिख लेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। 1, 4 को अंतर करो, क्या आएगा, 3 विषम आएगा, बिल्कुल लिख लीजिए, यानी 1, आप 4 ले सकते हो, 1, 4। अब आइए 1 को 5 से घटाइए, सर सम आ जाएगा, 4 सम आएगा। 1 को 6 से घटाइए, सर 5 आएगा, हाँ ले सकते, 1, 6 ले सकते हैं। आगे 2 का 4 से सर सम आ जाएगा, 2 सम आ जाएगा। 2 का 5 से सर 3 आएगा, बिल्कुल 2, ध्यान दीजिए, 2 का 4 से नहीं ले सकते, 2, 5 ले सकते हैं।
2 6 नहीं ले सकते, 3 4 ले सकते सर, 1 आ जाएगा जो कि विषम संख्या है। 3 5 सर नहीं लेंगे, सम आ जाएगा 2। 3 3 बिल्कुल सही, 3 और 6, 3 6 ले सकता हूं सर, 3 6 क्योंकि अंतर करेंगे 3 आएगा जो कि विषम है। तो ये आप दूसरा तरीका है, ये आप ध्यान दीजिए। यहां पर ये दूसरा सॉरी, यहां पे पहला तरीका आपका कौन सा तरीका है? ये रोस्टर विधि है। तो ध्यान दीजिए, कोई समुच्चय दिए जाएंगे और उस समुच्चय से एक संबंध के बारे में बताया जाएगा और उस संबंध को कैसे लिखेंगे मैथमेटिक ढंग से। 2 समुच्चय दिए जाएंगे और इन समुच्चयों से एक संबंध के बारे में बता दिया जाएगा कि ए और बी में संख्याओं में एक संबंध है, इस प्रकार है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं युग्मों को कामा लगा के अकॉर्डिंग टू शर्त, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोस्टर विधि। अब दूसरी विधि होती है निर्माण विधि। क्या होती है? निर्माण विधि। तो ये निर्माण विधि क्या है? निर्माण विधि क्या होती है? ध्यान दीजिए, जो अभी अभी आपने 2 समुच्चय का रोस्टर विधि पढ़ा है, इसमें क्या करते हैं? 2 समुच्चय, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। 2 समुच्चय हमने अभी अभी जो लिखा था, कौन सी विधि थी? ये रोस्टर विधि। अब रोस्टर विधि को आपने जो लिखा था, इसमें क्या करते? जितने भी युग्म थे, जितने भी यहां युग्म थे, ठीक है, जितने भी यहां युग्म थे, इनको हम क्या मान लेंगे? ध्यान दीजिए, जो अभी अभी आपने संबंध लिखा था, क्या लिखा था? 1, 4 लिखा था। देखो दूसरी विधि समझने के लिए ध्यान दीजिए, 1, 4, 1, 6, 2, 5 और क्या लिखा था? 3, 4 और 3, 6 जो लिखा था, ये देखिए। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखना है। ये कौन सी विधि में लिखा है? ये संबंध किस विधि में लिखा हुआ है? रोस्टर विधि में संबंध लिखा हुआ है। इसको मैं किस विधि में बनाना चाहता हूं? समुच्चय निर्माण संबंध निर्माण विधि में लिखना चाहता हूं। ये संबंध लिखा हुआ है रोस्टर विधि में, इसको मैं किस विधि में लिखना चाहता हूं? समुच्चय निर्माण विधि में। तो बिल्कुल सिंपल, क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं? जितने भी युग्म हैं, जितने भी युग्म हैं, हम इनको मान लेते हैं x से। पहले वाले स्थान पे जो बैठे इनको हम x मान लेंगे, पहले वाले स्थान पे जो बैठे हैं इनको हम x मान लेंगे, और दूसरे स्थान पे जो बैठे इनको हम क्या मान लेंगे? y। पहले वाले स्थान पे जितने लोग बैठे हैं इनको हम x से मान लेंगे, और दूसरे नंबर पे जो बैठे हैं इनको हम क्या मान लेंगे? y। और इनके बारे में बता देंगे। यानी ये क्या है? सच डैट, x, y सच डैट। इसका मतलब x और y इस प्रकार है कि जो आपका x है ना, वो a के घर से आता है, यानी पहले वाले समुच्चय के घर से आता है, कामा जो y आता है वो किसके घर के आता है? समुच्चय b के घर से। और x a के घर से आता, y b के घर से आता, लेकिन यहां x और y पूरा का पूरा a नहीं लेंगे, पूरा का पूरा b के घर से y नहीं लेंगे। पता क्या लेंगे? सिर्फ x और y का अंतर क्या है? विषम है, उनको लेंगे। क्या लेंगे? उनको लेंगे। x और y का अंतर क्या है? विषम है, उनको यहां लेंगे हम। यानी x और y को कैसे लेंगे? जिनका अंतर क्या है? विषम है, उनको हम a और x और y की वैल्यू a और b के घर से लेंगे। लेकिन किस प्रकार लेंगे? x और y का अंतर क्या आ जाए? विषम आए, उन्हीं को लेंगे। अब तीसरी विधि आती है, ध्यान दीजिए, फिर समझिए। हम यहां पर पहले वाले युग्मों को x मान लेते हैं, दूसरे वाले युग्मों को y मान लेते हैं। अब इसके बारे में आपको पता कि ये पहले नंबर पे कौन किसके हुए हैं? a के, और दूसरे नंबर किसके हुए हैं? b के। और यहाँ a और b की वैल्यू कैसे लिया था हमने? यहां पर कैसे लिया था? जिनका अंतर क्या हो? विषम हो। चलिए, दूसरी विधि है। अब नंबर 3 आती तीसरी विधि, तीर और एक विधि। तीर और एक विधि क्या है? इसमें क्या कहते हैं? समुच्चय a के अवयव लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? समुच्चय a के अवयव यहां पर दो गोला बनाते हैं। एक गोले में समुच्चय a के अवयव लिख लेते हैं, दूसरे गोले में समुच्चय b के अवयव लिख लेते हैं। 1 2 3 समुच्चय a के अवयव थे 4 6 4 5 और 6। ये किसके घर के अवयव हैं? ये समुच्चय b के अवयव हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां 1 का 4 से संबंध है, 1 का 5 से है, 1 का 6 से है, 2 का 4। यहां पे रुक जाइए, यहां पर इस प्रकार संबंध नहीं है।
यहां पर अकॉर्डिंग टू संबंध, यहां पर ध्यान दीजिए दो, यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं तीर रेख विधि में, तीर रेख विधि में क्या करते हैं, समुच्चय ए के अवयव यहां पर लिख लेते हैं, समुच्चय बी के अवयव यहां लिख लेते हैं, 4 5 6, और जो संबंध दिया गया है उनमें हम तीर लगाते जाइए। 1 का 4 से अंतर करा, बिल्कुल सही है, क्यों 1 का 4 से मिलाया, क्यों, क्योंकि 1 और 4 का अंतर भी सम आता है, ठीक है। अब 1 का 5 से नहीं है संबंध, 1 का 6 से, तो 1 का 6 से, तो जिनसे जिनसे जो अकॉर्डिंग टू संबंध है उनका तीर बनाते जाए उनसे, ठीक है। जो संबंध का पालन करे वो युग्म आप उन युग्मों का तीर बनाते जाइए, उन पर तीर लगाते जाइए। 2 का 5 से है, 3 का 4 से है, 3 का 6 से है, यहां क्या है आपका संबंध है, ये आपका क्या है संबंध है। अब बात हम करते हैं संबंधों की प्रांत, परिसर और सह प्रांत की, और 3 बातें हम यहां याद करेंगे, संबंध के प्रांत, परिसर और सह डोमेन की। देखिए एक संबंध में और चीजें पूछी जाती संबंध से, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये 3 बातें। देखिए प्रांत, सप्रांत, परिसर। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक संबंध दिया गया है, ठीक है, हमारे पास मान लो कोई संबंध दिया गया है ए बराबर, मान लो कोई संबंध हमें दिया गया आर, ठीक, कोई संबंध दिया गया है आर, वो संबंध आर जो है वो ए से बी में संबंधित, ए से बी यानी ए और बी के घरों से बना हुआ संबंध है। अब ए क्या है, मान लो हम मान लेते हैं ए में 1 2 और 3 है, और बी में क्या है 1, बी में क्या है मान लो 3 4 5 ये बैठा है, और ए से बी में एक संबंध हमने बना लिया, ए और बी के वजह से हमने एक संबंध बना लिया ए और बी के घरों से, मान लो हमने 1 1 बना लिया, 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5, ये हमने एक संबंध बना लिया। ए और बी के परिवारों से हमने एक संबंध बनाया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है कि समुच्चय, ध्यान दीजिए, दिए गए संबंध के पहले वाले अवयव, दिए गए संबंध के पहले वाले अवयवों के समूह को प्रांत कहते हैं। दिए गए संबंध, देखो आपसे क्या दिएगा, एक संबंध दे देगा इसी तरह का, आर बराबर आपको दे दिया जाएगा इस तरह, और आपसे पूछेगा दिए गए आर का अर्थात दिए गए संबंध का क्या बताइए, प्रांत, सप्रांत, परिसर, कुछ भी पूछ सकता हो, इस तरह आपको आर दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, इस संबंध का क्या पूछेगा, प्रांत, परिसर और रेंज पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत था डोमेन की। तो अभी डोमेन की परिभाषा क्या है, डोमेन क्या है बताओ जल्दी, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि दिए गए संबंध के पहले वाले अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं, डोमेन। तो 1 2 और 3, यहां क्या है ये डोमेन क्या होता है, समुच्चय ए के सारे अवयव, या कहें तो दिए गए संबंध के पहले वाले अवयवों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, प्रांत, डोमेन। अब बात आती है सह प्रांत क्या है, सह प्रांत। ध्यान दीजिए सह प्रांत की थ्योरी क्या है, संबंध आर के दूसरे वाले अवयव, संबंध आर के द्वितीय अवयव, अवयवों का समुच्चय, संबंध आर के द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, सह प्रांत। तो द्वितीय अवयव क्या, 3 4 और 5 है, ये है आपके। अच्छा परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, परिसर में हम समुच्चय बी के अवयव लेते हैं, अर्थात दिए गए संबंध के दूसरे वाले अवयव लेते हैं, लेकिन वो अवयव लेना
जो ए से संबंधित हो, वे अवयव लेना आर में जो ए से संबंधित हो। यहां देखा जाए तो 3 ए वाले परिवार से संबंधित है, बी वाले परिवार से संबंधित है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सहप्रांत और परिसर दोनों हम बी के घर से लेते हैं। किसके घर से? तो बी के घर से। तो बताओ यहां क्या होगा? परिसर बी, परिसर और सहप्रांत दोनों अवयव बी वाले होते हैं, अर्थात संबंध आर के दूसरे वाले अवयव होते हैं। लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में। जैसे मान लो हमें कोई संबंध दिया जाता, तीर अरेख विधि से। मान लो तीर अरेख विधि में कोई संबंध लिखा होता इस तरह, 1 2 3 ए बी सी डी ई, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, ठीक है। और मान लो 4 का संबंध इससे है, इस तरह दिया जाता संबंध। यानी यहां पे जो संबंध दिया गया है इस तरह दिया गया है। और आपसे दिए गए संबंध में, संबंध जान रहे हैं ना, 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी, 4 कामा डी, ये एक संबंध है। आर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 कामा, यहां पे आर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी और 4 कामा डी, ये आपका एक संबंध है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका तीर अरेख विधि में एक संबंध दर्शाया गया है और आपसे पूछा गया कि दिए गए संबंध का, ठीक है, हमें क्या बताइए? प्रांत बताइए। तो प्रांत क्या होगा? समुच्चय ए के सारे और क्या होंगे? प्रांत। और समुच्चय बी के सारे और क्या होंगे? सहप्रांत। समुच्चय बी के सारे और सहप्रांत होंगे। लेकिन परिसर क्या होता है? परिसर समुच्चय बी के ही अवयव में जाएंगे, लेकिन वे अवयव परिसर में आते हैं जो ए से संबंधित हो। क्या यहां ई ए से संबंधित है? नहीं है। ध्यान दीजिए, सहप्रांत और प्रांत दोनों बी के अवयव से निकलते हैं, बी के ही अवयव होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है परिसर और प्रांत में। सहप्रांत में परिसर प्रांत दोनों यहीं से निकलते हैं, परिसर और सहप्रांत दोनों यहीं से निकलते हैं बी से, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है सुन लीजिए। अंतर देखिए, सहप्रांत में हम कुछ नहीं देखते कि ए से संबंधित है या नहीं, पूरा का पूरा बी के जितना अवयव हो उठा लीजिए, बी के सारे अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? सहप्रांत, कोडोमेन। और प्रांत क्या होगा? प्रांत में हम एक बात ध्यान देंगे, बी के वे अवयव लेंगे जो एक से संबंधित हो, यानी जिनका संबंध ए के घर से हो, बी के वे अवयव जिनका संबंध ए के घर से हो, इनके समूहों को हम क्या कहते हैं? बोलो, इनके समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं, ठीक है। तो परिसर समझ में आ गया, सहप्रांत समझ में आ गया, सहडोमेन समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार की।